गॉस थ्योरम का इंट्रोडक्शन लिया था। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई, फाई ई टोटल, which is given by the close integration of electric field over closed surface is equals to q by epsilon naught in फ्री स्पेस। फ्री स्पेस नहीं होगा, कोई और मीडियम होगा तो फिर एप्सिलॉन नॉट नहीं, मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन ली जाएगी। अब ये गॉस थ्योरम है, इसे गॉस थ्योरम को समझने से पहले हमें दो तीन कंसेप्ट और समझने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, अब ये एरिया वेक्टर क्या है? अपने आप में एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम एरिया को गॉस थ्योरम के साथ रिलेटेड करते हैं तो ये बन जाता है वेक्टर। वेक्टर, और जिसे हम लिखते हैं ए वेक्टर और एस वेक्टर। सरफेस से एस आ गया और एरिया से ए आ गया, दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। एस भी लिख देते हैं, एरिया भी लिख देते हैं, कैपिटल ए भी लिख देते हैं। तो एरिया वेक्टर और ये सरफेस वेक्टर, ये ए से रिप्रेजेंट करो। एरिया वेक्टर एक्चुअल में है क्या? एरिया जब ये वेक्टर है तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। इसमें इसका अपना एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और इसकी कोई ना कोई एक डायरेक्शन भी होगी। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे इसका डिसाइड किया जाता है? ये एक मैंने एरिया कंसीडर किया, किसी भी शेप का ये हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ये एक एरिया है, इस एरिया के ऊपर, इस एरिया पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लें। ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर लिया एरिया के ऊपर, और इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन, इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब इनसाइड किसे कहा जाएगा? इनसाइड कहा जाएगा उस उस साइड को जिस साइड आपका चार्ज रखा हुआ है। जिस साइड आपका चार्ज रखा हुआ उसे कहा जाएगा इनसाइड, और उसके दूसरी तरफ के साइड को कहा जाएगा आउटसाइड। और आपका ये जो एरो बनाया है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, और क्या है इसकी डायरेक्शन? इनसाइड से आउटसाइड की तरफ की इसकी डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन हो जाती है आपकी डीएस वेक्टर की डायरेक्शन या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, जिसे आप लिखोगे ए डॉट ए कैप, या डीएस को लिखोगे कितना? डीएस डॉट डीएस कैप, या इसको हम एन कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डीएस वेक्टर इक्वल्स डीएस एन कैप, या एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू ए डॉट एन कैप। एन कैप डायरेक्शन है, एन कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग डीएस वेक्टर। इस डीएस वेक्टर की डायरेक्शन में ही एन कैप की डायरेक्शन है आपकी, और एन कैप की डायरेक्शन कहाँ है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसे समझो ध्यान से कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस कैसे होता है। ये चाय छलनी है कटी हुई, मेरा मास्क है ये। अब ये आपका एक एरिया है, ये जो चाय छलनी के आपको छलनी दिखाई दे रही है, ये एरिया है। अब इस साइड आपके चार्ज रखा हुआ है, छलनी के इस साइड यहाँ आपका चार्ज रखा हुआ है। ये मेरा रेड पेन, ये चार्ज बॉडी है, चार्ज रखा हुआ है छलनी के एक साइड में, और ये आपका एरिया वेक्टर है। तो यहाँ इस जगह इस पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। एक ऐसा परपेंडिकुलर, एक ऐसा एरो जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इधर रखा है चार्ज,
सरफेस के एक साइड, और सरफेस के दूसरी साइड आपने सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एरो ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो एरो है, जो मेरे हाथ में कैप मैंने पकड़ा हुआ है, बस ये ही आपका कहलाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये हुआ आपका एरिया वेक्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम है जरा मुझे बताइए। एरिया वेक्टर को हम अक्सर रिप्रेजेंट करेंगे किससे? अक्सर रिप्रेजेंट करेंगे ds वेक्टर से, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ds एंड यूनिट वेक्टर। n कैप इज द यूनिट वेक्टर, n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ds वेक्टर, और ds इस n कैप की डायरेक्शन या ds की डायरेक्शन कहाँ होगी? आप सब अच्छी तरह समझ गए। ये जैसे ये मेरा हाथ है ये, ठीक है, अब मेरे हाथ के इस तरफ रखा हुआ है चार्ज, तो मैं क्या करूं, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने सरफेस के साथ राइट एंगल बनाते हुए, अपने हाथ के साथ राइट एंगल बनाते हुए, ये मेरा हाथ है और यहाँ मैंने चार्ज रखा हुआ है, इस साइड मेरे चार्ज रखा हुआ है, ये व्हाइट कैप चार्ज है सपोज। तो मैंने अपने हाथ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ कर ली जो मेरे सरफेस के साथ, इस हाथ के साथ राइट एंगल बना रहा है। जरूरी नहीं है कि सरफेस कर्व्ड ही होगी, सरफेस ऐसे भी हो सकती है, सरफेस ऐसे भी हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट हो सकती है, प्लेन सरफेस हो सकती है। जिधर चार्ज रखा है इसे हम बोलेंगे इनसाइड, और इसके दूसरी वाली साइड को बोलेंगे आउटसाइड। तो इन साइड से आउटसाइड, इन साइड से आउटसाइड एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर। तो बस ये जो परपेंडिकुलर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये होगी, और एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी यही होनी है। अब इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है गॉस थ्योरम सीखने समझने के लिए, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरे रूप में आगे नेक्स्ट लेसन पर आएगा आपके काम में, जिसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। जिसे कहेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines, number of electric field lines passing through a given area perpendicular to it, perpendicular to it, एरिया के परपेंडिकुलर, गिवन एरिया के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट एरिया, लिंक्ड विद दैट एरिया। अब समझो इसका क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या समझो इसे। बिल्कुल राइट नाउ जिस टाइम अब हम ये क्लास ले रहे हैं बारिश हो रही है, सबके यहाँ बारिश हो रही है ना, आसपास के हैं आप सब। अब मैंने क्या करा, मैंने इस छलनी को बारिश में ऐसे पकड़ लिया, मैंने अपनी इस छलनी को ऐसे बारिश में पकड़ लिया, करेक्ट, बल्कि ऐसे पकड़ लेता हूँ। अब मैंने इस छलनी को बारिश में पकड़ लिया, तो बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं वो यहाँ भी गिर रही हैं, ऐसे भी गिर रही है, ऐसे भी गिर रही है, ऐसे भी गिर रही है, कुछ इस छलनी पर भी गिर रही होंगी यहाँ, और छलनी से पार जा रही होंगी। तो इस छलनी के चारों तरफ, इसके चारों तरफ है रेन, इसके चारों तरफ क्या है? रेन, करेक्ट। लेकिन रेन का वो पार्ट जो इस छलनी से पार हो रहा है, रेन बूंदों का वो पार्ट, वो बूंदे, रेन का वो पार्ट जो इस छलनी में से पास हो रहा है, इसे हम बोलेंगे रेन फ्लक्स। बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? ठीक है, समझ गए आप। देखो, ये छलनी मैंने यहाँ बारिश में रखी हुई है,
तो इसके चारों तरफ रेन है, रेन है, वो बूंदे यहाँ भी पड़ रही हैं, यहाँ भी पड़ रही हैं, इधर भी पड़ रही हैं, इधर भी, हर जगह पड़ रही हैं, वो तो है रेन। लेकिन उस रेन का जो पार्ट इस छल्ली से पार हो रहा है उसे हम बोलेंगे रेन फ्लक्स। लेकिन रेन फ्लक्स भी सिंपल रेन फ्लक्स नहीं बोलते, हम बोलेंगे रेन फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया। इस एरिया से जो जुड़ गया, इस एरिया से जुड़ा हुआ रेन फ्लक्स बोलेंगे, जो रेन पास हो रही है इस छलनी से। तो सिंपल सी बात वही है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बात करेंगे, क्या कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक रीजन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक रीजन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कहीं से आ रही है कहीं जा रही है, हमें नहीं मतलब कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब यहां मैंने एक ये एरिया सा बनाया, इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस एरिया से पास हो रही हैं परपेंडिकुलरली, शर्त है परपेंडिकुलरली, बस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन साथ में हमें बोलना पड़ेगा लिंक्ड विद दिस सरफेस, वॉट एवर बी द सरफेस। अगर ये स्फीयर है तो हम स्फीयर बोलेंगे दिस सरफेस को, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बोलेंगे, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बोलेंगे, क्यूब है तो क्यूबॉइड क्यूब बोलेंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा। अब ध्यान से देखें जरा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है किसी रीजन में, और मैंने यहाँ एक ये एरिया ड्रॉ किया, पता चला कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड हो गई इससे, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे लिंक्ड हो गई, करेक्ट। एक दूसरा रीजन है, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये रही। कोई मुझे बताएगा जरा कि इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या अंतर है, कोई बता पाएगा? एनीवन? अपना माइक अनम्यूट करके बताइए। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए मैंने, एक ये बनाया सर और एक ये वाला बनाया, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अंतर बता पाएगा? सर इसमें सर ये जो आपने ऊपर वाला बनाया है ये तो एक यूनिफॉर्मली है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और जो अच्छा। आपने नीचे बनाया है वो नॉन यूनिफॉर्म है। कोई और बता पाएगा? कोई और यस बताए? सर। हाँ बोलो साक्षी। सर साक्षी बोलो। सर ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है और नीचे वाले की ज्यादा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास थी। बढ़िया, दोनों ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यश आप मिस्टेक कर रहे हो, दोनों ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल बनाया, हाथ से बना रहा हूँ तो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं बनेगा, लेकिन है पैरेलल ये, और यहाँ भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास होती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ भी उतना ही एरिया बनाया, बिल्कुल उतना ही एरिया, जितना एरिया मैंने पहले बनाया था उतना ही एरिया आप कंसिडर किया है। पहले कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जुड़ रही थी इसके साथ में? 3। इस बार कितनी जुड़ गई? 1 2 3 4 5 तो जुड़ी गई, समझ आए? तो अब कौन बता सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया कब ज्यादा है, किस केस में ज्यादा है, इन दोनों में से किस केस में ज्यादा है, पहला या दूसरा? कौन बताएगा? जब इलेक्ट्रिक दूसरा। राधिका आपने माइक ऑफ ऑन किया था। यस सर। हाँ, तो किस केस में ज्यादा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सर सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले केस में ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक विद द सरफेस, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक हो गई है, यहाँ कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक हुई है। तो इसका सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके गिवन एरिया से उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर जाएगा। अच्छा, अब दूसरा केस देखिए जरा। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ तो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं बनेगी, फिर भी ये देखने में पैरेलल लग रही है। ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर ली। अब मैं यहाँ दो एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एक तो मैंने ये वाला एरिया ड्रॉ कर दिया, एरिया किसी भी शेप का आप ले सकते हो। मैं इस एरिया को लिख रहा हूँ S1, सरफेस 1, सरफेस 1। मैंने एक और एरिया ड्रॉ कर दिया और मैं इस एरिया को ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को मैं लिख रहा हूँ सरफेस 2। तो आप बताइए किस सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रेटर है, स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा है, किससे है? कोई भी एक बताओ। निशा आप अनम्यूट कीजिए माइक, बताइए। सर बड़े वाले में। ये बड़ा छोटा नहीं है, मुझे S1 या S2 बताओ। S1 या S2 किससे रिलेटेड किससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, ग्रेटर है? सर S2। गुड। S2 से लिंक ज्यादा है, क्यों? क्योंकि S1 से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? 1 2 3 चौथी तो बाहर नहीं गई, और S2 से 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फैक्टर पर और डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ds। मैं सरफेस को ds लिख रहा हूँ क्योंकि हम स्मॉल सरफेस की बात करेंगे अक्सर। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक हो जाएगा। अब तीसरा फैक्टर और है, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। तीसरा फैक्टर और है। फिर से मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया मैंने, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ध्यान से देखिएगा, एक सरफेस तो मैंने कंसीडर किया है ऐसे, ये सरफेस 1 है, सरफेस 1 S1। और दूसरा सरफेस मैं ले रहा हूं। अच्छा ध्यान से देखिए, इस सरफेस पर मैं अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करने लगूं तो फिर कहां होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर N1 कैप। ठीक है। अब मैं एक और सरफेस बना रहा हूं, देखना जरा ध्यान से। इतनी ही बड़ी सरफेस बनाऊंगा, सरफेस इतनी ही बड़ी बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। लगभग उतनी बड़ी सरफेस है ये भी, देखो, लेकिन इसका ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दिया। अब इस ब्लू वाली सरफेस पर अगर मैं एक एन कैप ड्रॉ करने लगूं, डायरेक्शन ड्रॉ करने लगूं जिसकी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ N2 कैप, करेक्ट। अब कौन मुझे बता सकता है कि S1 और S2 किससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक ज्यादा है? दिस वन, ब्लू वाली S2 है, रेड वाली S1 है। हाँ बताओ कोई एक। आकाश गर्ग आप बताइए। सर रेड वाले की ज्यादा है। रेड वाले से ज्यादा है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है बात ये, क्योंकि रेड वाले से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4, है ना। और ब्लू वाले से कितनी पास हो रही है? ब्लू वाले से तो 1 2 3 लाइन पास हो रही है बस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पर डिपेंड है। ओरिएंटेशन किसका? ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन है ना। अच्छा, अब कुछ और देखो जरा ध्यान से। अब ध्यान से देखना, देखो बहुत ध्यान से समझना। ये मैंने एक रिंग ले लिया है, ठीक है। अच्छा पहले तो इसको छोड़ दो, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स की बात छोड़ो, हम वापस रेन फ्लक्स की बात करते हैं। बारिश हो रही है इस टाइम, बारिश हो रही है बाहर, और
बूंदें पड़ रही हैं, कुछ बारिश जा रही है इस छल्ले के बाहर से और कुछ जाएगी इस रिंग से अंदर पास होते हुए। तो जितनी बारिश की बूंदें इस रिंग के अंदर से पास होते हुए जा रही हैं उन्हें हम कहेंगे क्या? रेन फ्लक्स। रेन फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस रिंग। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, इस रिंग का एरिया जो कहते हैं, मैंने अगर इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया तो क्या होगा? अब कम बारिश की बूंदें इसमें से पास हो पाएंगी, ज्यादातर बाहर निकल जाएंगी। और अगर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे कर दिया, बिल्कुल वर्टिकल इसे खड़ा कर दिया, तो क्या होगा? कुछ बारिश की बूंदें इधर से निकल जाएंगी, कुछ बारिश की बूंदें पीछे की साइड से। इस छल्ले में से होकर कितनी बारिश की बूंदें निकलेंगी? इस रिंग्स से कितनी पास होंगी? कोई जरा मुझे बताएगा? कशिश त्यागी सर 0। किसने बताया? नाम बोलो। सर स्नेहा। हाँ स्नेहा, ठीक है, बिल्कुल 0 होगा। हालांकि बारिश अब भी हो रही है, देखो बारिश तो हो रही है लगातार, रेन है, लेकिन रेन फ्लक्स कितना हो गया इस टाइम? रेन फ्लक्स 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो एरिया है उस एरिया में से तो बारिश की एक भी बूंद पास नहीं हो रही। अब यहाँ देखो ध्यान से आप, ये मैंने एक बनाया हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो जाएंगी। इस टाइम देखो ध्यान से, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पास हो रही हैं, है ना? अब अगर मैं देखो इसे घुमा दूं, यहाँ से ऐसे कर दूं, तो अब इस छल्ले में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, देखना जरा ध्यान से। अब रहेगी केवल 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी। मैंने इसे थोड़ा और घुमा दिया तो जरा देखना, अब कितनी? केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही, क्योंकि ये भी बाहर से निकल गई, ये भी बाहर से निकल गई। और मैंने अगर इसको ऐसे कर लिया, यहाँ बताना कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं यहाँ? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि या तो ये पीछे की साइड से निकल गई, इधर से निकल गई, इस छल्ले में से होकर, इस छल्ले में से होकर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं निकल रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स लिंक विद दिस रिंग, इस रिंग के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है और यहाँ पहुंचकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया आपका 0, करेक्ट। अब इस पोजीशन पर देखो, ध्यान से देखना, इस पोजीशन पर मैं 2 पोजीशन यहाँ बना दे रहा हूँ। ये रिंग की मेरी पहली वाली पोजीशन है और ये आप रिंग के ऊपर एरिया वेक्टर है, करेक्ट। ये पहली पोजीशन है मेरी रिंग की, और दूसरी पोजीशन मेरे रिंग की यहाँ है। मेरे रिंग की दूसरी पोजीशन कौन सी है? ये वाली है रिंग की दूसरी पोजीशन। और अब इसके ऊपर कितना होगा? ये बनेगा आपका n कैप। जरा मुझे आप बताइए, ध्यान से बताइए, जो पहली वाली पोजीशन मैंने बनाई है ये वाली, इस पोजीशन में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? फर्स्ट पोजीशन में, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, इसको मैं रेड से ही शेडिड कर देता हूं। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ रिंग। इस पोजीशन में रिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सॉरी, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? कितना एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच? 0। कौन बोला? किसने बताया? सर राधिका। हाँ राधिका, आप बता रही हैं इसे 0। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई और बता पाएगा जरा? कोई और बता पाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री कौन बताया? किसने बताया? सर 180 सर 90 डिग्री। सर 90 डिग्री। 90 डिग्री, ओके। निशा सैफी 90 डिग्री बता रही हैं। और कितना? 9 डिग्री है। चलो जी, 90 डिग्री, ज्यादातर का आंसर 90 डिग्री आ रहा है। अच्छा, ये मेरी पहली पोजीशन थी, 90 डिग्री एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच। और जब मैंने यहाँ ऐसे घुमा दिया है
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, जरा बता सकता है कोई और? कोई बताए? अभिषेक आप बताओ। नहीं बता रहे कोई भी, कोई बात नहीं, आपका सबका आंसर गलत था, एक आध का आंसर ठीक था जिसने बीच में बोला है। इस समय एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल 0 है। ध्यान से देखो ना, आप ध्यान से देखो, ये मेरा रेड पेन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, एन कैप कहाँ है, ये रहा एन कैप। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है भाई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है। अब मैंने इस रिंग को घुमाना शुरू करा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपनी जगह है, लेकिन एरिया वेक्टर घूमने लगा, इसके साथ साथ घूमने लगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज। अब दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? अब दोनों के बीच में एंगल आ रहा है 90 डिग्री। समझ गए सब? इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर पैरेलल है एक दूसरे के, दोनों के बीच का एंगल 0। और मैंने यहां घुमा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, जब दोनों के बीच में एंगल 0 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है लिंक्ड, और जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो फिर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक्ड हो गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं ना कहीं cos थीटा से रिलेटेड है। याद कीजिए, cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम होती है। तो अब कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, क्योंकि दोनों ही वेक्टर हैं, और नॉन वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में E ds cos थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स E ds cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्गर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना बड़ा एरिया उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया वेक्टर, एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर के। और अगर दोनों के बीच में थीटा 0 है तो E ds की प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया न्यूमेरिकली। बात समझ आई यहाँ तक? दो चीजें हो गई, एरिया वेक्टर, दूसरा हो गया आगे कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतनी बात क्लियर है सबको? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो? अब इसके बाद एक कंसेप्ट छोटा सा और है जिसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब एनी क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, लेकिन शर्त है इसके बाद क्या? दैट कंटेन्स all the charge कौन सा वाला चार्ज? जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन इन इट। मतलब कोई भी ऐसी सरफेस है, ये सरफेस है ये, और आप के पास एक चार्ज बॉडी है, उस पर चार्ज है +q, और ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज के, इस बॉडी के ऊपर चार्ज है +q। तो सीधी सी बात है, ऐसी क्लोज्ड सरफेस बंद होनी चाहिए बिल्कुल। शर्त यह है कि बिल्कुल बंद हो, इसमें एक छेद भी ना हो सुई के बराबर। क्लोज सरफेस है, और ये क्योंकि जब हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं तो इट इज एसेंशियली 3D। तो एक सरफेस जो आपके दिए हुए चार्ज को पूरी तरह से बंद कर ले अपने अंदर, बस इस सरफेस को हम बोलते हैं क्लोज सरफेस। जैसे कि ये मेरी चार्ज बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है, और इस चार्ज बॉडी को इस सरफेस ने, मेरे हाथों ने अंदर बंद कर लिया। समझ रहे हो? ये चार्ज बॉडी है और चार्ज बॉडी को मेरे हाथों ने अंदर, इस चार्ज बॉडी को मेरे हाथों ने अंदर बंद कर लिया। तो अब ये जो मेरे हाथ है, ये जो मेरा सरफेस बन गया हाथों से, आउटर सरफेस, बस ये सरफेस ही कहलाया जाएगा गॉसियन सरफेस। कभी तो ऐसा होगा कि गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगा, ये पूरा स्फेरिकल, इसके अंदर चार्ज यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से मतलब नहीं है, बस सारा का सारा चार्ज सरफेस के अंदर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि सेंटर पर ही हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, कहीं भी हो सकता है। हो सकता है आपका ये सरफेस गॉसियन सरफेस क्यूब की शेप में हो, क्यूब की शेप में भी हो सकता है। बस शर्त क्या है कि जो भी चार्ज आप ले रहे हो, चाहे वो 1 चार्ज है या 2 चार्ज है, 10 चार्ज है, वो सब इसके अंदर होनी चाहिए। ये सिलिंड्रिकल शेप का भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप का भी हो सकता है। बस क्या शर्त है कि जो चार्ज आप कंसीडर कर रहे हो वो चार्ज इस सिलेंडर के अंदर होना चाहिए। समझ आ गई बात? डिफरेंट शेप्स हो सकती, इर्रेगुलर शेप भी हो सकती। हालांकि इर्रेगुलर शेप का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में या तो स्फेरिकल होगा या क्यूब होगा या सिलिंड्रिकल होगा। जो सिमेट्रिक सरफेस होती हैं, सिमेट्रिक सरफेस से ही हम काम करेंगे। ये एसिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक सरफेस पर हम नहीं जाएंगे। समझ आ रही इतनी बात? गॉसियन सरफेस क्या है? सिंपल सी बात है, एक क्लोज्ड सरफेस है, ऐसी क्लोज सरफेस जो अपने अंदर रखती है उस चार्ज को जिस चार्ज को आप अपनी कैलकुलेशन में ले रहे हो। कौन सी कैलकुलेशन में? इंटीग्रेशन EDS इज इक्वल टू Q/ε0। ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज हो सकता है इसके अलावा भी जो आप कंसीडर कर रहे हो चार्ज और भी जगह हो, लेकिन उस चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं। जिस चार्ज को हम यहां ले रहे हैं